हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं एक बार फिर से विद्यागिरी परिवार में। तो हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण। उनमें से हम लोग ने पढ़ा था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और उनकी पहचान कैसे करेंगे, यानी सूचक। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। उससे आगे क्या है? उसके आगे है कुछ अभिक्रिया। कुछ अभिक्रिया में अम्ल के साथ या क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया या अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया, अम्ल या क्षार को किसी और चीज़ों से अभिक्रिया करके देखेंगे कि उनमें क्या बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे पहला है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है वो। वैसे ही अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। ठीक है, फिर धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया और धातु के ऑक्साइड के साथ क्षार की अभिक्रिया और अम्ल तथा क्षार के पानी के साथ अभिक्रिया यानी जल के साथ अभिक्रिया। तो ये सारी चीज़ें आज के हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल को क्षार से जब भी अभिक्रिया होता है, अम्ल प्लस क्षार को जैसे मिलाते हैं तो वो क्या होता है, उदास हो जाता है। उदास जैसे अम्ल था तो वो कैसा था, स्वाद में कड़वा, और क्षार था वो स्वाद में कैसा था, खट्टा। दोनों को मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा, स्वादहीन यानी लवण। तो ये अम्ल प्लस क्षार मिलकर बनाता है लवण और जल। जहाँ भी अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया हो रही होगी, लवण और जल कंपलसरी है, वो बनना ही बनना है। इसके अलावा और कुछ भी बन सकते हैं, बट ये जो है एकदम फिक्स है कि ये बनना ही बनना है। अगर आप पहचान गए किसी अभिक्रिया में कि कोई चीज़ अम्ल है और दूसरा क्षार है, अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो लवण और जल बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, अम्ल में देख लेते हैं हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस क्षार NaOH क्षार, इन दोनों के साथ अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया में बनेगा NaCl प्लस H2O। देखिए ये इक्वेशन बैलेंस भी है ना। तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी अम्ल है, ये क्या है, क्षार है। इनकी अभिक्रिया किया तो ये क्या बन गया, लवण और ये जल। ठीक है, इस अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे तो आप ये लिखेंगे और एक एग्जाम्पल दे देंगे, आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अब ये है कुछ एग्जाम्पल कह सकते हैं या फिर नोट्स कह सकते हैं। ये क्या है कि अम्ल के साथ अगर धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या होता है ना, ये क्षार होता है। इसको आप लोग क्षार कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर अभिक्रिया करेगा, हमने पीछे देखा अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल, H2O लिख देते हैं, लवण प्लस जल बनाएगा। ठीक है, तो वही इसमें भी बनेगा क्योंकि ये अम्ल है और ये क्षार है, तो दोनों अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। वैसे ही ये अम्ल है और ये धातु के ऑक्साइड, ये भी क्षार होते हैं, तो ये बन जाएंगे लवण और जल, लवण और जल। ठीक है, वैसे देखिए अधातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षार, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, और इन अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया तो बनाएगा लवण और जल। बात समझ में आ गई। तो जब भी आप पहचान पाएंगे कि धातु की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है तो उनके साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया हुई तो लवण और जल बनेगा। इसके अलावा भी कुछ बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा धातु के कार्बोनेट कैसा है और बाइकार्बोनेट कैसा है, यानी उसके केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसमें है कि अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। ये दूसरा है कि अम्ल के साथ हमने तो देख लिया भस्म की अभिक्रिया, और अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। धातु, अब ये है धातु की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता मतलब सबसे ऊपर जो भी धातु है, हाइड्रोजन से ऊपर हम लोग लेट सपोज कर सकते हैं क्या, ये एल्युमिनियम तक ही जो धातु होते हैं वो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कर पाते हैं। बाकी के नीचे जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ऊपर के ही जो धातु हैं ये अधिक क्रियाशील हैं, और अधिक क्रियाशील होने के कारण ही ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर पाते हैं। कम क्रियाशील वाले धातु नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम ये 5 को याद रखेंगे आप लोग। क्या ये सीरीज तो पूरा याद रखना है क्योंकि ये पूछता है आपके एग्जाम में कि बताइए धातु में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। ये आपके धातु अधातु चैप्टर में भी है, बट इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि धातु का अभिक्रिया अम्ल और भस्म के साथ होना है। तो इनमें ये 5 जो होते हैं ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे क्रियाशील क्या होगा, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु ये अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, दोनों का व्यवहार करता है। ये 4 जो है वो अम्लीय ही व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए अम्ल के साथ भस्म के
साथ धातुओं की अभिक्रिया। जैसे देखिए अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया क्या होगी, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएगा, लवण तो बनाएगा ही, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसी मेटल के साथ एसिड से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है और लवण साल्ट बनते हैं। जैसे धातु हो गया जिंक प्लस अम्ल हो गया H2SO4। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे, बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हो गई अभिक्रिया, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है क्षार के साथ, क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया करते हैं। अब क्षार क्या है, क्षार हो जाएगा जैसे मान लेते हैं हम NaOH, ये क्षार है, प्लस धातु मान लेते हैं हम, किसको मान लें, एल्युमिनियम। तो ये क्या बनाएगा, जटिल लवण बनाएगा, जटिल लवण बनाएगा। जैसे ये बना देगा Al2Na प्लस H2, ये हो गया अधातु के साथ क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। तो ये क्षार है और ये धातु है। ठीक है, इनकी अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया, ये लवण बन गया और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। ये लवण कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं जटिल लवण। ठीक है, लवण में जनरली क्या होता है कि एक मेटल होगा, यानी कि एक धातु होगा और कुछ अलग से चीज़ होंगे, जैसे क्लोरीन हो गया, सल्फेट हो गया, तो वो क्या है, लवण होते हैं। लवण में हम लोग ये पढ़ेंगे डिटेल में। अब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, अब जैसे एक उदाहरण देकर समझाएं, एक उदाहरण आप दे दीजिएगा, जैसे ये वाला जिंक प्लस H2SO4, एग्जाम्पल देंगे, क्या हो जाएगा, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो ये उदाहरण हो गया। ठीक है, इतना आंसर दे देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है, और उसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, चलिए अब वो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए हमने बताया कि वो जो है क्रियाशीलता श्रेणी वो याद करनी है। उसको हम लोग धातु और धातु चैप्टर में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ना है। इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइए, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, यही है, बी आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील, अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक कौन सा है, सबसे ऊपर कौन था, पोटेशियम था ना, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम कौन था बताइए, कौन है सबसे कम क्रियाशील धातु, इसका आंसर आप लोग देंगे क्रियाशील वाला श्रेणी में देखकर। ठीक है, अब है धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। धातु का कार्बोनेट में क्या होगा ना, CO3 लगा होगा, बाइकार्बोनेट में HCO3 लगा होगा। जैसे धातु का कार्बोनेट होता है Na2CO3, इनमें Na क्या है, Na सोडियम धातु है, ये CO3 क्या है, कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, धातु का कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट कैसे होगा, बाइकार्बोनेट होगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये है बाइकार्बोनेट, वो है कार्बोनेट। ठीक है, तो इनके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है, Na2CO3, इनके साथ अम्ल की अभिक्रिया अगर करते हैं, जैसे कि हम HCl एसिड है, इसका अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। लवण क्या बनेगा नहीं आपको पता है, तो पहले क्या बनाएगा, H2O तो बनाएगा ही बनाएगा, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। ठीक है, अब प्लस में लवण, अब जो चीज़ बच गया ना उसको वहाँ लिख दीजिए, वो बन जाएगा लवण। जैसे कि क्या बच गया, Na बच गया 2, प्लस में Cl बच गया ना, Na2Cl हो गया। देखिए सब कुछ संतुलित है क्या, नहीं है तो संतुलित कर दीजिए ना, 2HCl, यहाँ पे 2H2 है, बहुत बढ़िया, HCl, ये गलत हो गया, एक सेकेंड, NaCl लवण होता है ना, तो NaCl कर देते हैं इसको, 2NaCl। देखिए अब एकदम संतुलित है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, धातु का बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया है, इसमें देख लेते हैं H2SO4 के साथ। तो H2SO4 के साथ जैसी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा लवण प्लस जल प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर लवण प्लस जल तो बनता ही बनता, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनते हैं। तो उसका हम ये एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे Na, बचा क्या
CO3 तो हो गया समझिए। अब क्या बचा SO4 Na2SO4 Na2SO4 यही होगा इसका। ठीक है, तो बाकी सब ठीक है, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्षार की अभिक्रिया संभव है? हो सकती है। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्षार की अभिक्रिया आप लोग बताइए हो सकती है क्या? मेरा आंसर है नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अभी पीछे बताया हमने, देखिए पीछे क्या है, धातु का कार्बोनेट प्लस अम्ल। तो धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कैसा व्यवहार कर रहा है? क्षार की, तभी तो ये क्षार प्लस अम्ल क्या बनाता है? लवण, जल, है ना। तो धातु का कार्बोनेट हो या धातु का बाइकार्बोनेट हो, दोनों क्या होते हैं? दोनों होते हैं क्षारीय, दोनों क्षारीय होते हैं। तो क्षार के साथ अभिक्रिया थोड़ी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, दोनों तो सेम कैटेगरी के हैं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है, तो यही इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। ये बस आपको समझ में आने के लिए हमने ये क्वेश्चन दिया था। चलिए आगे चलते हैं। धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब धातु का ऑक्साइड क्या होता है? धातु का ऑक्साइड, ये जैसे इसके साथ अभिक्रिया होगी, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, लवण प्लस जल बनाएंगे। सिंपल सी बात है। जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2SO4, ये धातु का ऑक्साइड है, जिसमें धातु है जिंक और ऑक्सीजन जुड़ गया। धातु का ऑक्साइड ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल, इनके साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस H2O बना दिया, जिंक सल्फेट, लवण, H2O, जल। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये एग्जाम्पल में आप लोग लिख देंगे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्या धातु के ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बस समझ में आया या नहीं आया उसकी जानकारी के लिए हमने ऐसा क्वेश्चन डाला है। धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया? जल और लवण। तो इससे क्या समझ में आई? इससे ये बात समझ में आई कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, तभी तो अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया जहाँ भी होगी लवण प्लस जल बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे भी लवण और जल बन रहा है, बट अम्ल है, लेकिन ये क्या है? क्षार होगा, तभी तो लवण प्लस जल बन रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया से। हाँ, तो यानी धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो क्या धातु के ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों तो क्षारीय हो गए, तो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे है आंसर नहीं। ये बस समझने के लिए है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, शायद पूछ भी ले, क्या पता किसी को। अधातु के ऑक्साइड के साथ क्षार की अभिक्रिया। अब अधातु के ऑक्साइड आ गए, वहाँ धातु था, ठीक है। तो अधातु के ऑक्साइड के साथ क्षार की अभिक्रिया करता है तो लवण और पानी बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। अब अधातु के ऑक्साइड क्षार, लवण और जल बनाएंगे। अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे फिर बताइए आप लोग? अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? अधातु के ऑक्साइड अम्ल होंगे, अधातु के ऑक्साइड क्षार होंगे, अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? आप लोग आंसर करिए जरा, अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? जैसे कि CO2 क्या है? अधातु के ऑक्साइड है, अधातु कार्बन, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, अधातु के ऑक्साइड। अब क्षार में किसको जोड़ ले? क्षार में जोड़ लेते हैं CaOH हॉल्ट वाइज। क्षार को जनरली आप लोग जान सकते हैं, आर्हेनियस ने बताया था, वो चीज़ें क्षार हैं जो जल में घुलकर OH प्लस आयन देती हैं। तो जहाँ भी OH लगा होगा आप समझ लीजिएगा कि जनरली वो क्षार है। तो ये है अधातु के ऑक्साइड और ये है क्षार, इनके साथ अभिक्रिया किया, लवण बनाया, क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। देखिए लवण बन गया ना। हाँ, तो ये है एग्जाम्पल आपका अधातु के ऑक्साइड के साथ क्षार की अभिक्रिया। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन भी होगा, हाँ ये रहा, बताइए, वही क्वेश्चन है सेम। अधातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अधातु के ऑक्साइड के साथ अगर क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनते हैं। तो क्षार किसी के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल कब बनाएगा? जब दूसरा चीज़ अम्ल होगा तभी तो। यहाँ पे क्या होगा? अधातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अधातु के ऑक्साइड स्वयं ही अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो अब है हम लोगों के साथ अम्ल तथा क्षार के साथ जल की अभिक्रिया, ठीक है। तो अम्ल और क्षार के साथ जल की अभिक्रिया करते हैं तो क्या निकलता है? जैसे ही अम्ल को हम जल में मिलाते हैं तो क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है।
और ये क्या होगी, अगर ऊष्मा निकल रही है किसी अभिक्रिया में तो कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा निकल रहा है बाहर, इसमें भी ऊष्मा निकल रहा है बाहर। यानी अम्ल तथा क्षार के साथ हम अगर जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। आप इसका उदाहरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी दे सकते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये तो आपका मेन हो गया कि हाँ ऐसा ऐसा अभिक्रिया होगा तो ये बनेगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जल, इनमें अगर जल मिलाते हैं तो क्या बनेगा। पहली बात H3O प्लस आयन, ये तो बनेगा ही बनेगा, प्लस में कुछ भी बनेगा और प्लस में क्या बनेगी, ऊष्मा बनेगी, ऊष्मा बनेगा निकल लेगा, ऊष्मा तो रुकता है नहीं, ठीक है। अब क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा, जो चीज़ बच गया उसको लिख दीजिए। जैसे क्या बच गया, SO4, ये नेगेटिव होता है, माइनस आयन होता है, ये बच गया। अच्छा देखिए संतुलित है क्या, इधर देखिए 2 और 2 4 हाइड्रोजन, उधर 3 है, संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं 2 तो उधर हो गए 6, यहाँ भी लिख देते हैं 2, इधर हो गए 6, ऑक्सीजन तो अब संतुलित है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है आपका अम्ल के साथ जल की अभिक्रिया। अब अम्ल के साथ जल की अभिक्रिया, ठीक है। अब करते हैं हम लोग क्षार के साथ जल की अभिक्रिया। जब भी क्षार के साथ जल को घोला जाता है तो क्या निकलती है, इसमें भी ऊष्मा निकलती है और कुछ आयन बनते हैं। जैसे क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, क्षार में जैसे हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका जल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेटल आयन, यानी Na+OH- और प्लस में निकलेगी ऊष्मा निकल गई, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होती है अम्ल के साथ जब भी हम जल मिलाते हैं या क्षार के साथ जब भी हम जल मिलाते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अम्ल के ये वो अभिक्रिया जो था अम्ल के साथ जल की अभिक्रिया या क्षार के साथ जल की अभिक्रिया, उसका ये समरी है, ठीक है। जैसे कि अम्ल प्लस जल करेंगे तो भी ऊष्माक्षेपी होगा, क्षार प्लस जल करेंगे तो भी ऊष्माक्षेपी होगा, बट अम्ल के साथ जल मिलाएंगे तो ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी, कम नहीं निकलेगी। क्षार के साथ जल मिलाएंगे तो ये कम ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा हल्की ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए था ये, ऐसा कुछ खास नहीं। तो अम्ल और क्षार हो गया खत्म। अब शुरू करते हैं हम लोग लवण। लवण क्या होगा, जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनता है। तो लवण कैसे बनाते हैं हम लोग, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराकर। कहाँ, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराकर लवण बनाते हैं हम लोग प्रयोगशाला में। जनरली हम लोग जो नमक खाते हैं वह नमक क्षार का अभिक्रिया करा के नहीं बनाता, वो लोग हम लोग डायरेक्ट समुद्र से ले आते हैं, ठीक है। समुद्र के पानी लाते हैं और उनको वाष्पीकृत कर देते हैं तो वो बनता है। हम लोग आके देखेंगे कैसे बनता है। लवण यानी साल्ट, जो हम लोग नमक खाते हैं वही सिर्फ लवण नहीं है, इसके अलावा और भी लवण है, ठीक है। जैसे बेकिंग सोडा है ना, धोने का पाउडर, धोने का सारा लवण ही है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे लवण क्या है और लवण कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में तो हम लोग यही सारे पढ़ लेंगे, लवण का नामकरण, लवण के प्रकार, लवण के गुण और कुछ उपयोगी लवण हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अभी तक हम लोग ये जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। लवण क्या है, पहला तो यही होगा, लवण होता क्या है, क्या होता है लवण। आप लोग जो नमक खाते हैं वो भी एक लवण है, बेसिकली लवण है, बट उसके अलावा भी कुछ लवण है। जैसे देखिए, कोई अम्ल या भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, सही बात है। अब वह यौगिक जो अम्ल या भस्म की अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, यह है लवण का डेफिनेशन, लवण क्या है, ठीक है। अब जैसे कि देखते हैं कि लवण का एग्जाम्पल क्या होगा, अम्ल तथा भस्म के साथ अभिक्रिया होगा तो कैसे बनेगा लवण। जैसे देख लीजिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, भस्म क्षार है। अब इसका अभिक्रिया हुआ क्या बनेगा लवण, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, ये है लवण, क्या है, लवण है। ये क्या है, जल है, ठीक है। ये क्या है, क्षार है। ये क्या है, अम्ल, ठीक है। अम्ल के साथ भस्म की अभिक्रिया होती है तो बनता है लवण प्लस जल, ठीक है। चलिए आगे क्या है, लवण कैसे बनता है, बन तो गया बट कैसे बन गया। जैसे कि अम्ल अपना क्या करता है, H+ आयन देता है और क्षार अपना OH- आयन देता है और दोनों मिलकर बना देते हैं H2O, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर H2O बना दिए और जो बच गया वो बनता है लवण। ये बस समझने के लिए था। जैसे हमने क्या बताया, HCl प्लस NaOH था। अब क्या होगा, OH क्या होता है, माइनस होता है हमेशा, H क्या होता है, प्लस होता है हमेशा। अब क्या होगा कि H+ और OH ये दोनों निकल लेंगे और बना देंगे H2O, एक H 2H, ये O, H2O। अब बचा क्या, जो बच गया वही होता है लवण, ठीक है। अब जैसे बच गया ये प्लस
NaCl, ये हो गया लवण। ठीक है, समझ में आई? तो लवण ऐसे बनता है केमिकली। और लवण का नामकरण, लवण को नाम कैसे देंगे? कोई भी लवण है उसका नाम क्या कहेंगे? तो लवण का नाम देने के लिए जनरली दो ही टर्म है। दो ही टर्म क्या होते हैं? पहले हम लोग धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का। धनायन क्या होता है? जैसे पीछे हमने देखा अभी धनायन। धनायन क्या होता है? ये सोडियम। सोडियम क्या है? धनायन। क्लोरीन क्या है? माइनस। तो धनायन, धनायन का नाम पहले, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। धनायन का नाम पहले आया, फिर आया ऋणायन का नाम, तो सोडियम क्लोराइड होगा उसका नाम। अब देखिए, वैसे ही धनायन को बोलते हैं कटायन। ये क्षार या धातु से आता है। धनायन कहाँ से आता है? क्षार होगा या फिर कोई धातु होगा उससे आएगा। इसमें भी क्षार था, देखिए NaOH क्या था? क्षार था। इसमें ये क्या है? धातु है, तो इससे आता है धनायन। ठीक है। ऋणायन किससे आता है? अम्ल के अम्लीय भाग से आता है। अम्ल है, अम्ल का अम्लीय भाग क्या है? क्लोरीन, क्योंकि ये तो प्लस होता है, क्लोरीन है अम्लीय भाग, तो इनके साथ आता है ऋणायन। तो इस तरह से होता है नामकरण। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिले तो क्या बनाया? लवण। लवण का नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। जैसे H2SO4, इनके साथ अभिक्रिया होगी KOH के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो क्या बनाएगा? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट प्लस जल। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इनके साथ अभिक्रिया हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे नाम पढ़ेंगे। तो ये हो गया नामकरण। अब लवण के प्रकार, कितने टाइप के लवण होते हैं? लवण तो दो ही टाइप के कह सकते हैं जनरली। क्या है? पहला है सामान्य लवण, नेचुरल, जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचुरल, जो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से पूर्ण उदासीन अभिक्रिया पर बनते हैं। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार दोनों मजबूत होंगे तभी अम्ल बनेंगे सामान्य, है ना? वही बात है। जिनमें से किसी भी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन शामिल नहीं रहता, कोई भी शामिल नहीं रहता। अब जैसे देखिए NaCl, इनमें कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? KNO3, इनमें कुछ हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। या हाइड्रोक्साइड दिख रहा है? OH आयन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यानी क्या है? ये न्यूट्रल साल्ट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर सामान्य लवण भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। दूसरा है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण मतलब लवण भी है बट वो कैसा है? अम्लीय है। तो इससे क्या समझ में आ रही है कि उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी। इसका डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग कि अम्लीय होगा तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो अम्लीय लवण बनेगा। जैसे देखिए, मजबूत अम्ल के साथ कमजोर क्षार की अपूर्ण उदासीकरण। अपूर्ण उदासीकरण क्यों हो रहा है? अपूर्ण इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ज़्यादा मजबूत है, एक कमजोर है, तो क्या होगा? अपूर्ण होगा, पूरा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, वही बात है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण बनते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ हाइड्रोजन के अणु बचा रहता है। हाइड्रोजन का ही क्यों बचा रहता है? हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बचा रहता? हाइड्रोजन अणु ही क्यों बचा रहता है? हाइड्रोजन अणु इसलिए बचा रहता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल में क्या होता है? अम्ल में क्या होता है? अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये अम्लीय लवण है, तो इसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। जैसे NaHSO4, ठीक है, सोडियम बाई सल्फेट, ये सोडियम बाई कार्बोनेट। H जो होता है ना, जनरली हम लोग इसको पढ़ने में बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है अम्लीय लवण का, पहचान पाएंगे आप लोग। बढ़िया। अब है ये क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, क्षारीय लवण से आप लोग समझ पा रहे होंगे अब क्या होता है क्षारीय लवण। ऐसे ही बनाकर देखिए ज़्यादा, बिना देखे। तो क्षारीय लवण वो होगा ना जिसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी। इन द सेंस क्या है कि जिनमें स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। स्ट्रॉन्ग क्षार यानी प्रबल क्षार होगा और दुर्बल अम्ल होगा, तो उनके साथ जैसी अभिक्रिया होगी अपूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अपूर्ण होगी इसमें भी क्योंकि कमजोर है एक और एक मजबूत है इसलिए। और इसमें कौन सा आयन बचेगा? हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। क्यों बचेगा हाइड्रोक्साइड आयन? क्योंकि क्षार है, मजबूत क्षार है, और क्षार में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम क्लोरीन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये है CuOH। तो ये लवण के टाइप थे, 3 टाइप के लवण थे। अब लवण के गुण कैसे होते हैं? गुण में सर जी लवण तो पढ़ा दिया, टाइप भी बता दिया कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, सामान्य होता है। अब गुण कैसा? अब गुण देखिए, लवण का pH, यदि लवण एक मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से बना है तो उसका pH विलयन तटस्थ रहता है, यानी 7 रहता है। दोनों चीज़ मजबूत है, प्रबल है, जैसे प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना तो उसका pH होगा न्यूट्रल, उदासीन, यानी ना ही वो अम्लीय होगा ना ही वो क्षारीय होगा, यानी सामान्य होगा। वहीं अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा व्यवहार, यानी 7 से कम होगा। ठीक है, कोई मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से बना है तो उसका व्यवहार अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम। वहीं अगर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना तो कैसा बनेगा? वो बन जाएगा क्षारीय, क्योंकि ज़्यादा क्षार की मात्रा हो गई उसमें, इसलिए वो हो जाएंगे क्षारीय लवण। ठीक है, अब ये कुछ
PYQ है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन लवण है? बताइए लवण है कौन? कौन है लवण? गेस करेंगे जरा। देखिए एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो एसिड है, ये तो हो नहीं रहा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये क्षार है। ये देखिए NH4OH, ये भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें सिर्फ OH है, और OH क्या होता है? OH होता है हमारा क्षार। और ये क्या है? K2SO4, यही होगा लवण, कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इतना ही था अभी के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ लवण के प्रकार, कुछ लवण के महत्वपूर्ण लवण, जैसे कि हमारा सामान्य नमक जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसके बारे में, उसको कैसे बनाते हैं वो, और जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, धोने का सोडा, कॉस्टिक सोडा, ये सब हम लोग कल बनाएंगे और इनको प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कैसे बनता है। आपके एग्जाम्स में 5 नंबर क्वेश्चन में वो आते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।